हाँ कंटिन्यू कीजिए सर। तो हम लोगों ने भारत के संविधान की जो संघात्मक विशेषताएं हैं उसकी बात की, और इसमें हमने कहा कि लिखित संविधान की बात करते हैं, फिर द्वैध शासन पद्धति की बात करते हैं, फिर हमने कहा कि शक्तियों के स्पष्ट विभाजन का हमने उल्लेख किया था, फिर हमने संविधान की सर्वोच्चता की बात की थी, कठोर संशोधन की कठोर प्रक्रिया की बात की थी, और स्वतंत्र न्यायपालिका के संबंध में बातें की थी, जो क्या है भारत की संविधान के संघात्मक लक्षण को प्रस्तुत करता है। तो दूसरी तरफ भारत के संविधान में क्या है, एकात्मक लक्षण भी विद्यमान। तो एकात्मकता के तत्व कहाँ कहाँ है बताइए। भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व कहाँ कहाँ दिखाई देते हैं। अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में एकात्मकता के तत्व दिखाई देते हैं, बताइए जैसे। हम्म, लिखिए। भारतीय संविधान में एकात्मकता के तत्व, एकात्मकता का मतलब होता है कि जहां पे क्या हो, केंद्र की जो भूमिका वो शक्तिशाली हो जाए, ठीक है। तो इसे एकात्मकता का तत्व कहते हैं भारतीय संविधान का। और जब इन दोनों को सम्मिलित कर देंगे और अंततः निष्कर्ष देंगे कि भारत का संविधान जो है, संघवाद जो है, वो क्या है, केंद्र की ओर झुका हुआ है, तब यहाँ पर क्या होगा, क्वासी फेडरल की जो भूमिका है वो स्पष्ट हो जाएगी, ठीक है। तो लिखिए, मजबूत केंद्र सरकार या मजबूत केंद्र, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, एकल संविधान, एकल संविधान, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका का न होना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया में राज्यों की भूमिका न होना, राज्यों का राज्यों की भूमिका न होना, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, राज्यसभा में राज्यों का असमान प्रतिनिधित्व, नेक्स्ट, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, एकल नागरिकता, एकल नागरिकता, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका, नेक्स्ट, अखिल भारतीय सेवाएं तथा केंद्रीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं तथा केंद्रीय सेवाएं, एकीकृत जांच मशीनरी, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी और जांच मशीनरी, दोनों भी लिख लीजिएगा।
जैसे क्या है, सीबीआई है, ईडी है। नेक्स्ट, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर संसद का प्राधिकार। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर संसद का प्राधिकार। राज्य सूची तथा समवर्ती सूची पर संसद का प्राधिकार। राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदच्युति। राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदच्युति। राज्यपाल की नियुक्ति एवं पदच्युति। राज्यों के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। राज्य के विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। एकीकृत निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, तो ये क्या है, भारत के संविधान के में जो एकात्मकता का तत्व है उसका उल्लेख किया है हमने। कोई ऐसा पॉइंट जो स्पष्ट ना हुआ हो? कोई ऐसा पॉइंट जो स्पष्ट ना हुआ हो? इसमें संघ सूची नहीं हो सकता है। संघ संघ सूची में राज्यों की क्या भूमिका है ऐसे? जैसे कोई राज्य कानून बनाता संघात्मक का है तो मतलब क्या वो होता है? संघ जहाँ सूची पे उसी राज्यों समय की तक जब केंद्र भूमिकाएं, सरकार बना देता है तो उसका तो वो समवर्ती सूची की बात है कि संघ सूची की बात है? सुशील, सुशील, यस सर। वो समवर्ती की बात है या संघ की? सर ठीक इंटरनेशनल है, रिलेशनशिप। देखिए अब आने को तो बहुत कुछ आ सकता है, लेकिन हमें उन मुद्दों की बात करनी है जहां पे केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप नहीं कर सकते जब वो क्या है कि उसको जो द्विपक्षीय संबंध के साथ ये समझौते हुए हैं उसको मानने के लिए राज्य क्या है, बाध्य है। वो चीजें हो सकती, वो तो इंटरनेशनल रिलेशन में जो भूमिका है वो तो संघ सूची का विषय है ना। ठीक है, सर 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 इसमें जैसे जो क्या लिखा है एकीकृत जैसे हम जांच बात करें, एकीकृत लेखा जांच मशीनरी, जैसे सीएजी की बात करते हैं, तो हाँ सीएजी जो क्या केंद्र है की संस्था है वही ना सर। इसमें? हाँ, सीएजी में सारी भूमिका किसकी है, केंद्र की है, जबकि वो केंद्र जो के अकाउंटिंग का काम करता है वो राज्यों का भी करता है। यस सर। ठीक है, जी सर जी सर। और कुछ? हाँ नरेंद्र। सर यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 में मेंशन है कि संविधान संशोधन में राज्यों की भूमिका का न होना, पर तो हम लेते हैं ना सर 50% राज्यों का जो साधारण से उनका भी तो विचार हम लेते हैं उसमें। वो आप सहमति लेते हैं, मानने के लिए बात नहीं है ना। तो जब सर अगर मान उनका लीजिए सहमति हम नहीं अगर हो किसी एक तो सहमति, जब हम फेडरल स्ट्रक्चर को लेकर कोई चीजें करते हैं तभी हम उसमें सहमति की बात करते हैं।
आखिर राज्य जो संविधान है वो राज्यों के लिए भी है, और राज्य को अगर अपने अनुरूप इसमें संशोधन कुछ करना है तो वो क्या उसकी कोई भूमिका है इसमें? नहीं सर, वो इंडिविजुअली नहीं करता है। संविधान संशोधन संशोधन की होना तो हमारे हाँ, संशोधन की प्रक्रिया राज्यों में नहीं उठाई जा सकती ना। नहीं सर, वो नहीं हो सकता, हम सहमति लेते हैं। ठीक है सर। जबकि अगर अमेरिकी संविधान को देखें तो वहां पर क्या है, दोहरे संविधान की बात है, और वहां पे राज्यों की अपनी संविधान है और उसमें संशोधन की बात कर सकता है। ठीक है, और कुछ, और कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो? में क्या होगा, जैसे आगे बढ़े। एकीकृत जांच लेखा मशीनरी। अभी तो बताया हमने एसएस, अभी बताया था ना कि जांच लेखा जांच मशीनरी का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि जैसे सीएजी है, सीएजी क्या करता है? अच्छा, कहेगा, समझ गया। सीएजी सीएजी एक केंद्रीय एजेंसी है ना, जबकि वो राज्यों की भी यस सर, अकाउंटिंग का समझ काम गए। करता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये क्या है, जहां पे केंद्र की भूमिका सशक्त होती है, और ऐसी परिस्थिति में भारतीय संविधान को क्वासी फेडरल कहा जाता है, जो क्या है, केंद्र की ओर झुका हुआ। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं कि आखिर भारत में जो संघवाद है उसका विकास का नेचर क्या है, कैसे भारत में संघवाद विकसित हुआ। तो जब हम संघवाद की बात करते हैं तो हम बात करते हैं 1950 से लेके 1967 का जो दौर था, जो फर्स्ट स्टेज है संघवाद के विकास का, वहां पर क्या है, तो हम देखते हैं कि वन सिंगल पार्टी की सरकार है वहां पर। मतलब यह हुआ कि चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, वहां पर किसकी सरकार थी, किस पार्टी का सरकार था 1967 तक? कांग्रेस। एक ही पार्टी की लगभग। कांग्रेस की सरकार थी, यानी कि एक दलीय शासन व्यवस्था थी भारत में। और जब वहां के संघवाद की बात करते हैं तो वहां पर क्या है, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा दिखाई देगी। आप केंद्रीकरण की प्रवृत्ति का मतलब यह होता है कि ऊपर से जो आदेश दे दिया गया उसी को राज्यों ने भी क्या कर लिया, फॉलो कर लिया। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई कि फर्स्ट चरण का जो संघवाद था उसकी प्रकृति क्या थी, कि केंद्रीकरण की प्रकृति प्रवृत्ति ज्यादा थी वहां पर। दूसरी बात देखते हैं, जब 1967 से 71 के दौर की बात करते हैं, 1967 से 71 के दौर की बात करें तो यहाँ पर सहयोगी संघवाद दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि आप देखते कि यह जो दौर था यहाँ पे अस्थिर केंद्र की भूमिका थी, यानी कि राजनीतिक अस्थिरता था, कांग्रेस में भी क्या था, उथल पुथल था इस समय। क्यों? क्योंकि यहीं पे आपको देखेंगे कि इंदिरा गांधी का यहाँ पे पदार्पण होता है, और इंदिरा गांधी के पदार्पण के समय कांग्रेस की जो स्थिति थी बहुत ही क्या होती, गंभीर होती है शुरुआती चरणों में, जब तक कांग्रेस पार्टी पर इंदिरा गांधी की पकड़ मजबूत नहीं होती। तब तक अन्य जो नेतृत्व थे उनके द्वारा इस परिस्थिति को बहुत ही गंभीर रूप से क्षति पर, विशेषकर गुलजारी नंदा जैसे जो व्यक्तित्व थे, उसने क्या किया, इसको लेकर विरोध भी करते। तो यहाँ पर जो देखेंगे आप, और दूसरी तरफ राज्यों में भी क्या हुआ, अब यहाँ पर
क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव होना शुरू होता है। जैसे कि हम देखते हैं कि यहाँ पर जैसे केरल की बात कर लेते हैं या दक्षिण के अन्य राज्यों की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या होगा, सहयोगी संघवाद की स्थिति दिखाई देगी। और राज्यों में क्या होगा, गठबंधन की सरकारें आएंगी और परिणाम स्वरूप सहयोगी संघवाद दिखेगा यहाँ पर। तीसरा जो चरण है वो 1971-72 का है, और 1971-72 का अगर देखें काल, तो यह एकात्मक संघवाद की बात करता है। और एकात्मक संघवाद क्यों हुआ, क्योंकि यहीं पर क्या होगा कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में केंद्र क्या होगा, अधिक शक्तिशाली हो जाए। और केंद्र जब अधिक शक्तिशाली होगा तो यहाँ पर देखेंगे कि सारी शक्तियों को वो समेटने की कोशिश करेगा केंद्र की ओर। और बड़े पैमाने पर राज्य में आप क्या देखेंगे, राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। न्यायपालिका की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश होगी, और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र को एक सशक्त भूमिका देने की कोशिश होगी वहां। तो यहाँ पर आपको क्या प्रकृति दिखाई देगा कि एकात्मक संघवाद के साथ साथ यहीं पर क्या होगा, राज्यों के गठन पुनर्गठन भी बड़े पैमाने पर आप देखें, विशेषकर पूर्वोत्तर वगैरह के राज्य जो हैं, यहाँ पर क्या होगा, गठन पुनर्गठन की स्थिति दिखाई देगी। आप बातें स्पष्ट हो रही है कि नहीं हो रही है? जी सर, हो रही है। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो हम बात करते हैं 96 यानी एलपीजी के एरा की बात करते हैं। तो यहां पर क्या होगा, बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय दलों का प्रभाव होगा, बड़े पैमाने पर गठबंधन की सरकार की स्थिति दिखाई देगी, और परिणाम स्वरूप यहाँ जो सौदेबाजी की बात करेगा यहाँ पर कि भाई राज्यों की जो स्वायत्तता है उस पर हमें काम करना है। तो ये जो चरण था, यहाँ पर हमने कहा कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आपको आमूल परिवर्तन दिखाई देगा। क्षेत्रीय दलों का चाहे राज्य हो या केंद्र हो, वहां पर उसका प्रभाव दिखाई देगा। राष्ट्रीय पार्टियां कमजोर होंगी, और इसके परिणाम स्वरूप केंद्र की भूमिका भी क्या होगी, कमजोर होगी। और इस बदलते परिवेश में एक सौदेबाजी वाला संघ की जो प्रकृति है वो भारत में दिखाई देगी। बातें स्पष्ट हो गई? सर क्या था, मतलब एक सौदेबाजी, क्या इसका पूरा लाइन? देखिए, हमने कहा कि अगर फर्स्ट चरण की बात करें, वो क्या था, एक केंद्रीय प्रकृति वाला संघवाद, एकात्मक संघवाद की जहाँ बात करते हैं, तो उसमें हमने दो बातें कही। 50 से 67 तक केंद्रीय प्रवृत्ति वाला, वहां पे माने क्या था कि केंद्र की भूमिका महत्वपूर्ण थी, क्योंकि केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही दल की सरकार थी, और एक जगह केंद्र के द्वारा अगर कोई निर्णय ले लिया जाता था तो राज्य वो मानने के लिए सहमति दे देता था अपने। 1967 के बाद हमने कहा कि 71 तक अगर देखें तो यहाँ पर आपको सहयोगी संघवाद दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको राजनीतिक उथल पुथल और गठबंधन की परिस्थिति दिखाई देगी, क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव दिखाई देगा। फिर हमने 71 के बाद की बात की, तो हमने कहा कि हाँ, एकात्मक संघवाद के परिलक्षण दिखाई देंगे आपको। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में सारी शक्तियों को केंद्र की ओर समेटने की कोशिश होगी। इसमें हमने कहा कि बड़े पैमाने पर राज्यों का गठन पुनर्गठन होगा, बड़े पैमाने पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाए जाएंगे, ठीक है। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से केंद्र की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा, न्यायपालिका को सबको कमजोर करने की कोशिश होगी। तो यह एकात्मक संघवाद के लक्षण यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। फिर हमने कहा कि उसके बाद अगर देखें तो 90 के बाद जब हमने देखा, तो हमने सहयोगी संघवाद के दौर में हम सौदेबाजी वाले संघवाद की बात करते हैं। और सौदेबाजी का मतलब क्या है कि भाई हम तुम्हें तभी कुछ छूट देंगे जब तुम हमें क्या हो, कुछ छूट दो। सौदेबाजी का मतलब यही है ना, एक हाथ से लो एक हाथ से दो।
जी सर। जैसे देखिए, तो बिहार के संदर्भ में बात करते हैं, तो बिहार के संदर्भ में क्या था, भाई तुम मुझे विशेष राज्य का दर्जा दो। नीतीश कुमार ने कहा कि भाई मुझे तुम विशेष राज्य का दर्जा दो, हम तुम्हें केंद्र में सपोर्ट करेंगे, ये कहा था ना। हाँ सर, लेकिन मिला नहीं। हम्म वो अलग चीजें हैं, मैं मिला नहीं मिला वो अलग बात है। हमने कहा कि ये सौदेबाजी ही थे ना, कि नहीं थी। यस सर। अभी देखिए, जातीय जनगणना को लेकर बिहार मार कर रहा है और केंद्र पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये सौदेबाजी ही है। इसको लेकर हम जीने मरने एक बार आग उतारू हो चुके हैं। ठीक है, बात स्पष्ट हो गई सभी को। हम्म यस सर। तो भारत में जो संघवाद का विकास रहा है, उसकी प्रकृति रही है, इसके संदर्भ में बातें स्पष्ट हो गई। अगर ट्रेंड्स आपसे पूछे कि भारत में संघवाद के विकास का ट्रेंड्स कैसा रहा है, वो आप लोग लिखने में सक्षम है। बोलिए। हाँ सर, लिखेंगे। हरेंद्र, संदीप, एके मिश्रा, अनुपमा, लवली, यस सर। बातें स्पष्ट हो रही है। यस सर। चलिए, अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारतीय संघवाद को प्रभावित करने वाले मुद्दे कौन कौन से हैं, चुनौतियां कौन। तो भारतीय संघवाद को प्रभावित करने वाली चुनौतियों की जब बात करते हैं, बात को प्रभावित करने वाली चुनौती में कौन कौन शामिल है, बताइए। कौन कौन सी चुनौतियां हैं भारतीय संघवाद के समक्ष। सर क्षेत्रीय पार्टियां सर। अच्छा, और भाषा सर। और सर चलिए, बहुमत का शासन न समझ गए होना, आप लोग। गठबंधन। बहुत ही आप लोग आप लोग बहुत बड़े कलाकार हैं, एक भी काम ठीक से नहीं करते आप लोग। ठीक है, तो जब भारतीय संघवाद के समक्ष चुनौतियों की बात करते हैं, तो इसमें जो प्रमुख चुनौतियां हैं, पहला है क्षेत्रवाद। ठीक है, और क्षेत्रवाद के संदर्भ में जब बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि क्षेत्रवाद का तात्पर्य क्या है। तो क्षेत्रवाद का तात्पर्य है अपने क्षेत्र विशेष से अत्यधिक लगाव रखना, और उसके साथ हो रहे भेदभाव जैसे भावनात्मक मुद्दों के आधार पर एक राजनीतिक टूल्स के रूप में उसका उपयोग करना। जैसे अगर हम बिहार की बात करें, तो बिहार के संदर्भ में देखिए, तो मिथिलांचल को लेकर जो परिचर्चाएं चल रही हैं, वो क्या है, क्षेत्रवाद का ही परिणाम। कि मिथिलांचल का जो मान सम्मान है, उसके जो अधिकार हैं, उसके जो विकास के स्वरूप हैं, इसको लेकर राज्य के द्वारा भेदभाव किया जा रहा है। यहाँ पर उसकी पहचान के साथ न्याय नहीं की जा रही है, और परिणाम स्वरूप मिथिलांचल को एक राज्य के रूप का दर्जा दिया जाना चाहिए। यही बातें हो रही है ना। हम्म यस सर। यस सर। इसके अलावा देखिए, हम बात करते हैं
यूपी की। यूपी को कहा गया मायावती के काल में कि इसे क्या करना चाहिए, 4 भागों में विभक्त कर देना चाहिए। और 4 भाग में क्या है, तो 4 भाग जैसे क्या है, बुंदेलखंड है, इधर पूर्वी यूपी है, पश्चिमी यूपी है, और उधर पूर्वांचल करके यूपी। कुछ यूपी होगा। यानी कि 4 पूर्वांचल वगैरह जो है सारा कुछ, यानी कि यूपी को हमें क्या करना है, 4 भागों में विभक्त करना है। इसी तरीके से बंगाल को देखिए, तो पश्चिम बंगाल में भी क्या है, तो गोरखालैंड का जो पार्ट है उसे क्या कह रहा है, उसको अलग कीजिए वहां से। फिर मराठा की बात कीजिए, महाराष्ट्र में विदर्भ को क्या कह रहा है, कि उसको अलग कीजिए। गुजरात की बात कीजिए, जिसमें सौराष्ट्र का क्षेत्र जो है, कच्छ का क्षेत्र जो है, उसको अलग कीजिए। तो ये जो क्षेत्रवाद है वो भारतीय संघवाद के समक्ष एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में सामने आ रहा है। बातें स्पष्ट हो रही है। असम में अगर बात करें तो बोडोलैंड की बात है, ठीक है। दूसरा देखिए, तो शक्तियों के विभाजन को लेकर भी क्या है, जो विवाद है, चुनौतियां हैं, वो विद्यमान। विशेषकर 7वीं अनुसूची की जो बात है, और इसमें जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, और अनुच्छेद 200 के तहत जब क्या है, राष्ट्रपति के लिए विधेयकों को आरक्षण रखने की बात है, और साथ ही साथ जो आपातकालीन उपबंध है, ये क्या करते हैं, केंद्र और राज्य के बीच संबंध जो है उसको प्रभावित करने में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। तो शक्तियों के विभाजन, दूसरा पॉइंट क्या है, सर आवाज ब्रेक हो रही है। भी लग रहा है क्योंकि नेट स्पीड फ्लक्चुएट कर रहा है। अभी ठीक है। यस सर, अभी आवाज आ रही है। तो हम कह रहे थे कि शक्तियों के स्पष्ट विभाजन के संदर्भ में अगर बात करें, तो हमने कहा कि 7वीं अनुसूची का केंद्र की ओर झुका होना, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित विधेयकों का प्रावधान, और आपातकालीन उपबंध जो है, ये जो केंद्र और राज्य के मध्य संबंध हैं, संघात्मक स्वरूप है, उसको प्रभावित करता है। फिर देखिए, तो राज्यपाल के कार्यकाल को लेकर और उसके पदच्युति को लेकर भी संघवाद का स्वरूप प्रभावित होता है। जैसे कि आपको पता है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता है, लेकिन व्यवहारिक में क्या है, तो मंत्री मंडल के प्रसाद पर्यंत यह रहता है। और इसके अलावा देखिए कि यह क्या करता है, तो राज्य के जब राजनीति में हस्तक्षेप करने लगता है राज्यपाल, तो उस परिस्थिति में संघात्मक स्वरूप क्या होता है, प्रभावित होने लगता है, क्योंकि उस परिस्थिति में राज्यपाल का पद केंद्र के एजेंट के रूप में और एक राजनीतिक पद के रूप में अपने आप को स्थापित कर लेता है। तो यहाँ पर राज्यपाल की जो भूमिका है वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है केंद्र राज्य के संघात्मक स्वरूप के संदर्भ में। अब एक बार एक्सप्लेन कर। हमने कहा कि राज्यपाल के संदर्भ में अगर बात करें, तो राज्यपाल की जो भूमिका है वो क्या है, तो कार्यकाल उसका राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, लेकिन व्यवहार में वो मंत्री परिषद के प्रसाद पर्यंत रहता है। इसके अलावा जब राज्य के राजनीति में उसकी भूमिका बढ़ने लगती, उसका अनावश्यक हस्तक्षेप होने लगता है, तब संघवाद का जो स्वरूप है वो प्रभावित होने लगता है, संघवाद के सामने चुनौतियां विद्यमान होने लगती, ठीक है।
बात स्पष्ट हुई अरविंद? यस सर। नेक्स्ट देखिए, तो हमने कहा कि अविनाशी राज्यों का अविनाशी विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ की बात करते हैं। और इसके संदर्भ में देखिए तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण और साथ ही साथ राज्यों के पुनर्गठन को लेकर प्रावधान है। और इसमें जो राज्य हैं, प्रभावित राज्य की भूमिका क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं होती है, यानी कि वो सिर्फ सलाहकारी भूमिका में सामने आता है। जैसे कि अगर हम बिहार के संदर्भ में बात करें, तो जब बिहार के संदर्भ में झारखंड को अलग करने की परिचर्चा चल रही थी, उस समय क्या हुआ था? केंद्र के और बिहार के संबंध क्या हो गए थे? बहुत ही तनावपूर्ण हो गए थे। हुए थे या नहीं हुए थे? यस सर, सारा बिहार का हुए थे या संपत्ति नहीं हुए थे? झारखंड में चला गया। नहीं, संपदा बिहार के पास कुछ नहीं बचा, तनाव होने लगा। तो यही परिदृश्य जो था, जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग किया जा रहा था, जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया जा रहा था, जब यूपी से उत्तराखंड को अलग किया जा रहा था, तो कमोवेश यही परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी। या फिर जब राज्यों का गठन पुनर्गठन किया जा रहा था, तो वहां पर भी आपको यही परिस्थितियां दिखाई देंगी कि संघवाद जो है वहां पर नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा था। इसके अलावा देखिए, तो भाषाई मुद्दे जो हैं वो भी भारतीय संघवाद को प्रभावित करते रहे। जैसे कि हमने कहा कि हिंदी को लेकर जो दक्षिण के राज्य हैं वो ज्यादा क्या है, सेंटिमेंटल हो जाते हैं, कि दक्षिण के राज्य बहुत क्या ज्यादा कहते सर। हैं कि हिंदी हम पर क्या कर रहा है, केंद्र थोप। साउंड ब्रेक हो रहा है। और सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे हैं? अभी सर आ रही है। तो हम बात कर चलिए, 2-3 पॉइंट है बस, उसको एक्सप्लेन करके आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हमने कहा कि भाषाई मुद्दे की जब बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि भाषा के लेकर एक व्यापक जन आंदोलन चला था दक्षिण के राज्यों में, और भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को लेकर भी आंध्र प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। तो उस समय लगा था कि भारत फिर से क्या हो रहा है, टूटने वाला है। और यही परिस्थितियां आपको दिखाई देंगी जब क्या हुआ कि कस्तूरीरंगन समिति के द्वारा जब हिंदी को लेकर परिचर्चाएं शुरू की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, और हिंदी को एक अनिवार्य भाषा के रूप में जब शामिल करने की बातें आई, तब दक्षिण के राज्य पुनः क्या हो गए, लंगोटी बांध के खड़े हो गए। विशेषकर तमिलनाडु के नेतृत्व में ये घटनाएं आप देखेंगे। तो भाषाई मुद्दे भी जो है भारतीय संघवाद को प्रभावित करता है। इसके अलावा देखिए, तो हमने कहा कि राजकोषीय संघवाद की बात करते हैं, और राजकोषीय संघवाद में देखिए तो आप देखते हैं कि वित्त के रूप में राज्य क्या है, केंद्र पर निर्भर है। और वर्तमान में जो रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, 42% राज्यों की ओर है। लेकिन यहाँ पर राज्य मांग कर रहा है कि हमें क्या करना होगा, तो इसको 50-50 करना हो, यानी कि 50% राजस्व का संग्रहण, जो राजस्व जितने भी राजस्व का संग्रहण हो रहा है उसका 50% केंद्र रखे और 50% राज्य रखे। और उसके अलावा जो मांग है बिहार जैसे राज्यों की विशेषकर, वो क्या है कि सेस और सरचार्ज जो लगते हैं केंद्र के द्वारा लगाए जाते हैं, उस सेस और सरचार्ज में भी राज्यों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो ये जो राजकोषीय संघवाद है ये भी संघवाद को प्रभावित करता है। फिर इसके अलावा आपको अखिल भारतीय सेवाओं के संदर्भ में जो क्या विवादास्पद बातें हैं वो आपको पता ही होगी, या जो केंद्रीय एजेंसियां हैं जैसे सीबीआई है, ईडी है,
इसका कैसे राजनीतिक टूल्स के रूप में इस्तेमाल होता है और उससे केंद्र राज्य संबंध कैसे प्रभावित होते हैं, यह भी आपको भली भांति पता है। फिर आता है केंद्र प्रायोजित योजनाओं के संदर्भ में बात करते हैं। तो केंद्र या प्रायोजित और योजनाओं की बात करें तो इसमें जैसे आयुष्मान भारत है। अब आयुष्मान भारत योजना क्या है? एक अखिल भारतीय योजना है ना? यस सर। है या नहीं है? अब अखिल भारतीय योजनाएं हैं तो इसमें हिस्सेदारी कैसी है? इसमें राज्यों के भी 40% हिस्सेदारी है और 60% केंद्र का हिस्सेदारी है या नहीं है? जी सर। अब लेकिन जब इस योजनाओं के राजनीतिक लाभ की बात करते हैं तो राजनीतिक लाभ किसको मिलेगा? केंद्र को मिलेगा या राज्य को मिलेगा? केंद्र को। दूसरा बात करते हैं कि जो अखिल भारतीय योजनाएं हैं क्या सभी राज्यों के अनुकूल होंगी? होंगी या नहीं होंगी? नहीं। ठीक है, तो ये दो मुख्य मुद्दे हैं केंद्र प्रायोजित योजनाओं को लेकर। एक तो क्या है, राजनीतिक लाभ भी राज्यों को नहीं मिलता जबकि इसको क्या है, राजस्व का व्यय करना पड़ता है। और दूसरा कि वो योजनाएं वन फिट फॉर ऑल की जो कंसेप्ट है उस पर खरा नहीं उतरता। तो इस कारण से जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं वो भी भारतीय संघवाद को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये क्या है, वो महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। इसके अलावा बाहरी ताकतों में जैसे क्या है, तो नक्सलवाद है, अलगाववाद है, आतंकवाद है, ठीक है, द्विपक्षीय संबंध है, ये सब भी केंद्र राज्य के बीच संबंधों संघवाद को प्रभावित करने वाले तत्व। यहां तक बातें स्पष्ट हो गई कि कौन कौन से वो ताकतें हैं या चुनौतियां हैं जो केंद्र राज्य के मध्य जो संघात्मक संबंध है उसको प्रभावित करता है। बातें स्पष्ट हुई? जी सर। कोई कंफ्यूजन किन्हीं को? नोट्स में है ना ये टॉपिक? यस। यस सर। अंशु, दीपाली, परा, जी सर। तबली, जी सर। परमानंद, क्लियर है सर। यस सर। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? सर। प्रश्न लिखने में सक्षम है? चलिए सुमित, बातें स्पष्ट हो गई? यस सर। यस सर। चलिए, और कोई प्रश्न मन में तो नहीं है ना? कोई प्रश्न पूछना भी है किसी को? नहीं सर। तो आज के सेशन को यहीं पे रोक दें। यस सर। यस सर। अगला टॉपिक सर क्या रहेगा? नेक्स्ट तो उसमें लिखाए थे ना धर्मेंद्र, आपको टॉपिक लिखवा दिया गया था ना? हमको सर मिला नहीं इसलिए कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने तो क्लास में लिखवाया था, तो मिला कैसे नहीं? परमानंद आपने पहले सेंड बताइए नहीं धर्मेंद्र। किया हमको, धर्मेंद्र को? परमानंद मैंने आपको मैंने तो सेंड किया। हाँ सर, मैंने तो सेंड किया था जिनको बोले थे। 2-3 सर आया था उनका, 2-3 टॉपिक आया था। और हम भेजे आपको 5 नहीं, पूरा जो हुआ है ना अब तक का वो सारा हाँ, नहीं तो उतना वो सारा पीडीएफ मैंने भेज दिया आपको। सर नहीं आया, पूरा नहीं आया है। कितना पीडीएफ मैं भेजे बोला था। आपको? कितना पीडीएफ भेजे आपको? लगभग 3-4 टॉपिक होगा। 4 टॉपिक नहीं है बॉस, ठीक से देखिए उसको, आप ठीक से देखिए।
अच्छा, 1 मिनट मैं चेक कर लूँ। टोटल पीडीएफ मैंने आपको सेंड कर दिया है। कितना पीडीएफ है देखिए, 8 8 है, पीडीएफ 8 है, भेजे 8 हैं 8 अब तक, 8 आया है। केंद्र राज्य हाँ। संबंध का डाले हैं तो आपको मिल ही गया होगा। वो तो शायद डाले ही है इधर कल परसों। न्यायिक वाला है, प्रस्तावना है, अभिव्यक्ति की आजादी है, मौलिक अधिकार, बस समान वही सर, उतना ही दिए हैं जितना आपको हमने दे दिया है। ओके, अच्छा, इतना ही है। हाँ। आप 3-4 बोले, हमको तो आश्चर्य लग रहा था 3-4 बोल रहे हैं। 8-9 टॉपिक हो गया है, उतना ही डाले हुए हैं सर, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा। अब बात कर लीजिए फिर सर से। ठीक है हेलो राज सर। धीरेन्द्र। हाँ हाँ। अब मैंने तो जितना भी पीडीएफ था वो सब डाल दिया था सर और उनके जो उनके है व्हाट्सएप पे। संघवाद के अच्छा, वो जिन्हें भी अभी तक मिल गए हैं सर द्वारा पीडीएफ, है ना, वो आपको हाँ। उपलब्ध है। ठीक है, उसे देखिए आप खुल के। ओके। अच्छा, ठीक है सर, हाँ हाँ। नोट डाउन करना। उसके अलावा मैं ये कह रहा था धर्मेंद्र कि मैंने क्लास में जो संघवाद को लेकर टॉपिक लिखवाया था उसमें तो आप अवेलेबल थे ना। हाँ 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 सर, हाँ। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है? क्या है नेक्स्ट टॉपिक? नेक्स्ट सहयोगी और प्रतिस्पर्धी संघवाद में संवाद के समक्ष उपस्थिति चुनौतियां। क्या है? संवाद के समक्ष उपस्थिति चुनौतियां। आवाज कट है सर। सर सहयोगी प्रतिस्पर्धी संघवाद से आशय। चलिए, तो कल हम लोग इस पे परिचर्चा करेंगे और उसके बाद का टॉपिक क्या है? वित्त आयोग, नीति आयोग और संघवाद। ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और इसको हम लोग इन सभी टॉपिकों पे कल से परसों तक परिचर्चा करेंगे। ओके, फिर गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। अभी लाने देंगे सर, हमको लग रहा है कि ऑप्शनल पर परिचर्चा। नाम सर। वो लिंक से जुड़े रहेंगे राज सर, वो शुरू कर रहे हैं आप लोगों के साथ। ऑप्शनल से परिचर्चा होगी, ठीक है राज सर? हाँ, आप नहीं रहेंगे? अब ऑप्शनल पे परिचर्चा कर लीजिए आप। कहते आप नहीं रहेंगे? मैं थोड़ा सा मुझे छूट दे दीजिए, ठीक है। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों का भी निर्वहन करना है। हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, जाइए। ओके, और बाकी बच्चे को ऐसी देख लीजिए, बुला लीजिए। मैसेज छोड़ दीजिए, बच्चे को जुड़ना है तो। जुड़ने के लिए सबको बोल दीजिए। राज हाँ। सर, किस किस सब्जेक्ट का ऑप्शनल करवाया जाएगा सर? किस किस सब्जेक्ट का ऑप्शनल यहाँ अवेलेबल होगा?
यहाँ पे मैथिली है, LSW जी है, ओके सर हिस्ट्री है, जी हिंदी भी, सब ज्योग्राफी होगी, और संभावित ये है कि हिंदी भी होगा। ओके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर बच्चे मिलेंगे तो अविनाश जुड़ेगा, जो सिलेक्टेड है। ओके सर है ना। जी और कोशिश ये होगी कि आप लोगों को ऑफलाइन का भी सुविधा दिया जाए पटना में। कहाँ सर? पटना ओके सर अभी जॉब छोड़ के जाना पड़ेगा। अभी है कि हम बिहार विजिट करने वाले हैं, है ना। ऑप्शनल पेपर में सर। हाँ, बिहार अभी जाने वाले हैं इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दीपावली में। क्योंकि पिछले बार गया था तो है कि लॉकडाउन लग गया, इस बार फिर से जाने के लिए सोच रहा हूँ। ऑप्शनल में कितना टाइम लगेगा सर? कम से कम 3 महीने। वो पूरा? सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। हिंदी सर रख रहे हैं, हिंदी साहित्य? हिंदी साहित्य है कि बच्चे मिलेंगे तो ले आऊंगा टीचर को। LSW रख रहे हैं सर? हाँ, LSW सर? LSW भी रहेगा। मतलब सबको पे करना होता है ना। अब है कि कोई है कि 10,000 5,000 में टिकट मानता नहीं, वो सबको मोटी सैलरी चाहिए, तो दिक्कत वहाँ पे हो जाती है। अभी एक